हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीएमए फाइनल आईडीटी के फास्ट ट्रैक बैच में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के एजेंडा के मुताबिक हमें दो चीजें करनी हैं, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एक कस्टम प्रैक्टिकल। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का पूरा समय हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को दें और पूरा का पूरा कस्टम वो हम अगले दिन के लिए रखें। दोस्तों, किसी भी जल्दबाजी में पढ़कर फटाफट चैप्टर खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी डू हैव सफिशिएंट टाइम, एटलीस्ट वी हैव सफिशिएंट टाइम टू डू द फास्ट ट्रैक सेशंस इन आवर सीरीज। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ने जाने वाले हैं। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पीडीएफ है और इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पीडीएफ में सारे चेंजेस जो भी जहां भी जब भी आए सब इंक्लूडेड हैं, यानी कि इसके बाद आपको कुछ और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में हैं। स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी हैं, पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी हैं। यानी कि आपने अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ये 50 सवाल कर लिए तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर रिविजन में या फास्ट ट्रैक में मैं यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स पहले कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कवर करें, क्योंकि वो हमेशा लैग बिहाइंड रह जाता है, हमेशा लेफ्ट आउट रह जाता है। जो भी कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, कई बारी बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं और जीएसटी को काफ़ी समय देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आज फिनिश करें और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फिनिश करने के बाद कस्टम को फिनिश करें और कस्टम को फिनिश करने के बाद अपना बचा हुआ सारा समय हम जीएसटी को देंगे। एक वादा आपको अपने आप से करना होगा कि आप इस क्लास के बाद, इस सेशन के बाद बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्ड पहले इस पीडीएफ का पढ़ेंगे और उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर कर जरूर देखेंगे। देखिए, क्लास सुनने के बाद, देखने के बाद, उस समय जिस समय मैं आपके सामने वर्चुअली मौजूद हूं, उस समय सब बहुत अच्छा लगता है, राइट। सब बहुत सच्चा लगता है, सब बहुत प्यारा लगता है कि हाँ, हमें समझ आ गया। बट व्हेन इट कम्स टू ओन राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ प्रैक्टिस, तो थोड़ी सी कमी रह जाती है। और फिर आप सीएमए फाइनल में हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप ग्रुप 4 में हैं और आपके ग्रुप 4 में होने का मतलब ये है कि आपके द्वारा ये जो करे हुए काम हैं वो आपको आपकी प्रैक्टिस में, आपकी जॉब में काम आएंगे। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी टॉपिक और यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर्स, दोनों चीज़ें साथ साथ करिएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर अब आते हैं। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दोस्तों दो तरह के टॉपिक हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दो तरह के टॉपिक ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्योर थ्योरेटिकल हैं और जिन पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट के गुड बुक्स में हैं, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन, जैसे डीएफआईए, जैसे स्टार एक्सपोर्टर। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद हैं और वो कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा, लेकिन आप जब घर पर ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप उल्टा चलिएगा। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, पहले आप मेरे जो 50-55 प्रश्न हैं पहले उनको सॉल्व करिएगा। सर, अब जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो कैसे सॉल्व कर लें? पहली बात तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुमने पढ़ लिया होगा जब तक तुम घर पे क्वेश्चन शुरू करोगे। दूसरी बात, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा है ना, जब आप उस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का हमने मान लीजिए कोई माल मंगाया ड्यूटी फ्री, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर दें। तो सपोज करिए कोई स्कीम कहती है कि इसमें 15% वैल्यू एडिशन करो, तो 15% का रूल भी लिखा होगा आंसर में और 15% की कैलकुलेशन भी लिखी होगी। सपोज करिए कि आप इसी क्वेश्चन पर गए, वहां पर लिखा है कि स्टार एक्सपोर्टर किसे कहते हैं, तो आपने स्टार एक्सपोर्टर का क्वेश्चन सीधे पढ़ा, उसमें आंसर लिखा है स्टार एक्सपोर्टर इसे कहते हैं। तो पिटी पिटाई परंपराओं में मत पड़िए। पिटी पिटाई परंपराओं में पढ़कर मेजॉरिटी फेल हो रही है, मेजॉरिटी पास नहीं हो रही। अगर हमें पास होने वाली माइनॉरिटी में रहना है तो कुछ हटकर करना होगा, थोड़ी लेटरल थिंकिंग रखनी होगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा साथ दीजिए।
मेरे हिसाब से अपने फास्ट ट्रैक को चलाइए, आपको बहुत 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 खुशी मिलेगी। राइट दोस्तों, हमें हर वीकेंड मिलना है, और जब हम हर वीकेंड मिलेंगे तो मेरे इस पहले वीकेंड का जो कंटेंट है वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो आप एक ही दिन में पता लगा पाएंगे, जब आप घर पर क्वेश्चन करेंगे और आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब और देरी नहीं, प्रवचन हो गए, अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेसिक्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेसिक्स में हमें कुछ खास चीजें मिलेंगी कि 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हुआ। पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5-5 साल में बनाई जाती थी, लेकिन जब से 2023 में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, अब ये 5 साल का टेन्योर नहीं होता इसके अंदर। इट डज नॉट हैव एनी लास्ट डेट। जब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस नहीं कर दिए जाते, यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमेशा के लिए लागू रहेगी। एवरी 5 ईयर इट विल बी अमेंडेड। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो सरकार का डिपार्टमेंट है वो इसको गवर्न करते हैं। गवर्निंग एक्ट है FTDR, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस। अब ये अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा काम का है, मैं स्टार लगा देता हूं इस पर। कुछ ऐसी चीजें हैं पूरे के पूरे चैप्टर में जो बहुत काम की हैं, जैसे कि DGFT का रोल, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा अधिकारी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर टॉप CEO पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति को हम कानूनी भाषा में DGFT कहते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो काम है दोस्तों, काम जनरल है, सरकार को सलाह देना, पब्लिक नोटिस रिलीज करना, अलग अलग काउंसिल से कंसल्टेशन करना, सभी अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑथराइजेशन इशू करना, ये जो IEC नंबर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये इशू करना, ये सब जनरल बातें हैं। तुमको जो रट के जाना है पेपर में और बिल्कुल भूलना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मैं लाल करके लाया हूं पहले से ही। DGFT का डिसीजन फाइनल है अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन में इशू होता है। भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में या कहीं पर भी कोई इशू होता है और दो पक्षों को क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा कि ये प्रोविजन क्या कह रही है या वो प्रोविजन क्या कह रही है, जो इंटरप्रिटेशन DGFT साहब निकालेंगे, बस वो इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइनल होगी और सभी को माननी होगी। इसमें कोई भी सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है ही नहीं। राइट दोस्तों, चलिए, अब आपने जब सुना कि भाई कहीं पर भी कोई इंटरप्रिटेशन का इशू हो तो DGFT का डिसीजन फाइनल होगा, लेकिन DGFT बिजी आदमी है, DGFT अकेले बैठ के कहाँ पन्ने पलटेगा। तो एक कमेटी है इंटरप्रिटेशन की जिसका अध्यक्ष DGFT होता है। पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी DGFT की मदद के लिए बनाई जा सकती है। इसका चेयरमैन DGFT होते हैं, सभी एडिशनल DGFT इसके मेंबर होते हैं, हेडक्वार्टर्स में जो पॉलिसी मैटर्स देखते हैं वो मेंबर होते हैं, जॉइंट DGFT मेंबर सेक्रेटरी होता है, एनी अदर पर्सन जो मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी इसका मेंबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस PRC और PIC में। PIC इज पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी और PRC इज पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी। सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से कोई डिफिकल्टी, कोई चैलेंज हमारे देश के एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं, तो DGFT की पावर है कि वो पॉलिसी को रिलैक्स कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग, और किसी पॉलिसी को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इंटरप्रिटेशन इशू कर सकता है DGFT। तो DGFT का रोल काफी कीमती है, उसको आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब है डिफरेंट कमेटी, जैसे आपने अभी देखा कि पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी है, पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी है, उसी प्रकार 3 टोटल कमिटीज की लिस्ट इंस्टीट्यूट की किताब में दी हुई है। देखिए इंडिया में कितनी होती है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप 4 तक आ चुके हैं आप, CMA को पहचानते हैं। जो कलकत्ता की किताब कहती है पेपर में वही होता है। दुनिया में ज्ञान के लिए बहुत संसार पड़ा है, अभी ज्ञान का जीवन अभी आया नहीं है। आपका ज्ञान हर समय हर पल मिलता रहेगा, आपको डिग्री नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। 4 महीने रुकिए, पेपर के रिजल्ट के बाद आपको सब ज्ञान मिलता रहेगा। फिलहाल मेरा मानिए फोकस, ध्यान से देखिए, केवल और केवल 3 कमेटी यहां पर हैं। पहला नॉर्म्स कमेटी, EPCG कमेटी और पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी। इन तीनों कमिटीज के नाम यहां पर लिखे हैं। एक इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए है, कैपिटल गुड्स की स्कीम के लिए है और बाकी सारे इश्यूज के लिए पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा ये समझना
कि डीजीएफटी खुद मसलों को निपटाते हैं। डायरेक्टर जनरल और फॉरेन ट्रेड जो है वो खुद एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। अगर हमें लगता है कि हमारा कोई मामला ऐसा है जो फंसा हुआ है, हम डीजीएफटी के सामने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इन पर्सन, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल हियरिंग हैज टू बी मेड टू डीजीएफटी। डीजीएफटी हो सकता है रिलैक्सेशन मान ले, हो सकता है रिलैक्सेशन ना माने, जैसा भी होगा वैसा मान लिया जाएगा। हैंडबुक ऑफ, ये छोटी छोटी बातें आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकती हैं। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, अपेंडिसेस, आयात निर्यात फॉर्म, ये सब डीजीएफटी के द्वारा इशू करे जाते हैं। किस काम के लिए कौन सा फॉर्म होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, उसकी फीस क्या होगी, उसके टाइमलाइंस क्या होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में कई सारी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, वो क्या हैं, कितने ऑनलाइन हैं, कितने ऑफलाइन हैं, सब जगह ऑनलाइन है या फिर कुछ जगह अभी भी ऑफलाइन है, ये सब कुछ, सारे प्रोसीजर, सारे स्टेप्स, सारे पेपर वर्क, सब कुछ इशूड बाय डीजीएफटी। नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, ये हमारा देश के अंदर इसलिए बनाया गया क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि फ्री ट्रेड का प्रमोशन हो। जितना ज़्यादा फ्री ट्रेड हम देश दुनिया में कर पाएँ उतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होते हैं। देखिए, पैसा आधार बनता है रिश्तों का, वही यहाँ पर लिखा है कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट है, बनाया गया और हमने भी उसे अप्रैल 2016 में मान लिया। इस अग्रीमेंट के चलते हमने हमारे देश में नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई है और 4 प्रिंसिपल्स हमने इसको दिए हैं। ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, सिंप्लीफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ऑनलाइन हो, सब कुछ प्रोसीजर सिंपल हो, एवरीबडी शुड बी एबल टू फॉलो दिस। नहीं तो एक्सपोर्ट आदमी करने बैठेगा तो कहेगा यार हमें क्या करना, इतना कागजी कार्रवाई कौन करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अवेलेबल, राइट। हमारा एम ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, रिलीज करने में ज़्यादा समय न लगे कार्गो को, पेपरलेस एनवायरनमेंट हो, ट्रांसपेरेंट रिजीम हो और इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हो, जहां पर लोग बड़ी आसानी से एफडीआई करने के लिए तैयार हो जाए। ज़्यादातर एक्सपोर्ट का पैसेज फ्री रहेगा, आपको याद रखना है। एक्सपोर्ट ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल फ्रीली कंसाइन करे जाएंगे, उनको बार बार हेल्ड नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर डाउट होगा कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हमें कुछ शक है तो इंस्पेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आप पहले एक अंडरटेकिंग ले लीजिए। भाई, जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है उससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर अगर हमें शक है भी तो हम उनसे स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग साइन करा लें, एफिडेविट साइन करा लें कि अगर कल को गलती पाई गई तो मैं इतने पैसे का जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ, इतने रुपए की ड्यूटी पे करने के लिए तैयार हूँ। इससे फायदा हो जाएगा, इससे अच्छा रहेगा। ये दोस्तों एक सरकार की स्कीम है निर्यात बंधु। इसके बारे में सरकार मतलब इंस्टीट्यूट आपसे हो सकता है पूछे, भाई किसी एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को काउंसलिंग चाहिए, किसी बात के लिए ट्रेनिंग चाहिए या उनके स्टाफ को ट्रेनिंग चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम होता है, अवेयरनेस कैंपेन, कि सरकार के द्वारा बनाए गए जो इनिशिएटिव्स हैं, सरकार के द्वारा लाए गए जो प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके। डीजीएफटी, मैंने आपको कहा ऑनलाइन सब काम होने लगा है, dgft.gov.in। ये जो IEC कोड होता है 500 रुपये का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये भी इसी वेबसाइट से मिलता है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम के लेवल का है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑनलाइन फैसिलिटीज़। अब देखो, जैसे ये है तो मैं इधर वाला राइट वाला पढ़ के क्या कर लूँगा। कुछ हेडिंग्स इस चैप्टर में ऐसी ज़रूर होंगी जिसको मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकता और मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। समय कीमती है, हम कोई कसम खा के क्लास को 2.5 घंटा 3 घंटा ले जाएं ज़बरदस्ती, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हमें सब्सटेंस पढ़ना है। अब जैसे ये है तो इसमें आप मेरी गाइडेंस लो कि भारत सरकार के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी बनाने के लिए, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मूथ बनाने के लिए, एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट आर द ऑनलाइन फैसिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द स्कीम्स। व्हाट आर द स्कीम्स? फर्स्ट इज ERCMC, इसका आपको याद रखना है फुल फॉर्म, मल्टीपल चॉइस में काम आ सकता है। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, राइट। ECOO, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, के कोई पर्टिकुलर आइटम कौन से देश का है।
क्योंकि कई बारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मल्टीपल नेशंस कवर होते हैं. वन कंट्री एक्सपोर्टेड टू अनदर, अनदर कंट्री डिड सम वैल्यू एडिशन, दैट कंट्री सेंट इट टू सम अदर थर्ड कंट्री, दैट थर्ड कंट्री सेंट इट टू फोर्थ कंट्री, एंड देन फोर्थ कंट्री सेंट इट टू इंडिया. इट मे हैपन. QCTD क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेड डिस्प्यूट 24/7 हेल्प डेस्क फैसिलिटी है. इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकंसिलेशन रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है. रियलाइजेशन सर्टिफिकेट समझते हो, इस बात का प्रूफ के एक्सपोर्ट का पैसा आ गया है. EDPMS ये है आपका एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. देखिए, एक्सपोर्ट फ्रीली अलाउड है का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी भेज दोगे. हिंदुस्तान के किसी जंगल के किसी शेर की किसी खाल भेज के देखो आप, कचहरी आपको पकड़ करके जो भी फाइन पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट है वो लगा देगी आप पर. एक्सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी है कि आप इलीगल स्मगलिंग करने लगेंगे और एक्सपोर्ट को सरकार रोकेगी नहीं. तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम इतने सारे बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती रहे, ऑनलाइन ऑब्जर्वेशंस होती रहे, ऑनलाइन देखा जाता रहे. बस ये आसानी रहेगी इसकी. चलो खैर, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है वो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं. देखो, जो लोगों का लेवल ऑफ बिजनेस थोड़ा ज्यादा है, उन लोगों को लगता है, और लगता क्या है, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा होना भी चाहिए. सपोज करिए कि कोई बड़े क्वांटिटी वाला एक्सपोर्टर है, उसके ऑपरेशंस भारत सरकार को भी तो सहायता दे रहे हैं रेवेन्यू की तरफ से. उसके ऑपरेशन से भारत को भी तो फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है. तो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर करके स्कीम का नाम है. तो जो लोग एक लंबे समय से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट कर करके इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा है, उनको हम कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. अब आपका एग्जाम के लिए आपको AEO के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करनी. आपको याद रखना है कि ये फायदे हैं. सप्लाई चेन सिक्योर है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस है, बॉर्डर क्लियरेंस आसानी से हो जाती है, मिनिमम डिसरप्शन होता है कार्गो में, कॉस्ट और टाइम कम लगता है, कस्टम डिपार्टमेंट से हमें सलाह मिल जाती है अगर कोई इशू आता है तो. सो इफ द पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन गिवन अ स्टेटस काइंड ऑफ, या गिवन अ पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी, तो दैट्स गुड, कोई बात नहीं. टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस. हमारे देश में हर राज्य में कोई ना कोई शहर ऐसा है जो उस पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छा काम करता है. कोई कहीं लकड़ी का कारोबार बहुत अच्छा होता है, कहीं पीतल का, कहीं कांच का, कहीं चूड़ियों का, कहीं दवाइयों का, कहीं इंजन का, जो भी होता हो. तो भारत सरकार ने कुछ शहर फाइनलाइज करें जिसको हम एक्सपोर्ट एक्सेलेंस वाले टाउन मानते हैं, और उनको स्मार्ट सिटी के साथ साथ उनको व्यापार के हिसाब से भी डेवलप किया जाएगा. दे विल बी प्रोवाइडेड टारगेटेड सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो दैट वहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं, वहां के जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनको बहुत मदद मिल सके. चलिए, स्टेटस होल्डर के बारे में मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं. मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, यह सत्य है. जब CMA इंस्टीट्यूट ने पहली बार CMA फाइनल ग्रुप 4 की IDT की किताब रिलीज करी 2022 सिलेबस की, तो उसमें स्टार स्टेटस एक्सपोर्ट का टॉपिक नहीं था. आप यकीन माने मेरी बात. तो मैंने किसी वीडियो में यह कहा था कि स्टार एक्सपोर्टर वाला टॉपिक नए सिलेबस वाले बच्चे ना पढ़ें. अब मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका. लेकिन ये इंस्टीट्यूट की किताब के री एडिशन के बाद हमें एहसास हुआ ना कि स्टार वाला टॉपिक स्किप नहीं करना है. अब जो 2024 का एडिशन है इंस्टीट्यूट का, पिछली सप्लीमेंट्री के बाद का, स्टार वाला टॉपिक सभी बच्चों को पढ़ना है. अब कुछ ओल्ड न्यू तो है नहीं, अब तो एक ही सिलेबस है. स्टार वाला टॉपिक पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है. ये क्या होता है जरा समझिए. जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे उतने ज्यादा स्टार का स्टेटस आपको मिलता चला जाएगा. सर मान लो हमें 1 स्टार मिल गया, 2 स्टार मिल गया, 3, 4, 5 स्टार मिल गया, तो हमें क्या फायदा होगा? वो है टॉपिक, अभी उसमें बेनिफिट्स की लिस्ट है, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप देखिएगा. लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, पहले स्कीम समझिए, मेरा इस्तेमाल करिए कॉन्सेप्ट को समझने में. अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक लिमिट बताई गई है, इतना या इससे ज्यादा एक्सपोर्ट आप कर जाते हैं पूरे साल में, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे. और उन बेनिफिट्स को प्राप्त होने से फायदा ये होगा कि औरों के मुकाबले आपको रिलैक्सेशंस बहुत अच्छे मिलेंगे. औरों के मुकाबले आपको स्कीम के बेनिफिट्स जो मिलेंगे, तो उससे आपको फील आएगा कि हाँ, हमने कुछ अचीव करा है. इसलिए उसको बोलते हैं स्टार एक्सपोर्टर. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. तो पहले मैं आपको दिखाता हूं लिमिट. ये देखिए,
स्टेटस कैटेगरी और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन ड्यूरिंग करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर और पिछले 3 सालों में आपकी ये वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर आपको आपका जो एक्सपोर्ट है वो $3 मिलियन और उससे ज़्यादा है तो आप 1 स्टार हैं। $15 मतलब मिलियंस में, मिलियन $, या उससे ज़्यादा है तो आप 2 स्टार हैं। 50 पर 3 स्टार हैं, 200 पर 4 स्टार हैं, 800 पर 5 स्टार हैं। पहले ये लिमिट कुछ और थी, पहले मतलब पिछले सेशन में ही नई आ चुकी थी, पिछले सेशन की ही लिमिट है, सेम लिमिट। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप टोटल करेंगे, ये जो अमाउंट चेक करेंगे तो वो FOB के हिसाब से चेक करेंगे, CIF के हिसाब से नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये सभी फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में। ये बात समझ आई। आपकी स्कीम में जितने भी आपको फायदे मिल रहे हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि जब आप कैलकुलेट करोगे किसी के एक्सपोर्ट की वैल्यू को, 3 मिलियन, 15 मिलियन, 50, 200, 800 जो भी वहां पर है, तो इन लोगों को मिनिमम 1 स्टार मिल जाए, इसलिए उनकी एक्सपोर्ट की वैल्यू को डबल काउंट करेंगे। आप समझे, सरकार चाहती है कि यहां पर कुछ लोगों के नाम हैं, इन लोगों को कम से कम 1 स्टार ही सही, 1 स्टार मिल जाए तो कम से कम ये सीरीज में आ जाएंगे, बेनिफिट्स में आ जाएंगे, इनके ऊपर स्कीम अप्लाई होने लगेगी, इनको लाभ हो जाएगा। तो सपोज करिए कि मिनिमम जो है वो 3 मिलियन $, की लिमिट है और किसी का 1.5 हो गया है। अगर वो हमारी लिस्ट में फॉल करता है तो उसके 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसका 2 हो गया है तो मल्टीप्लाई करके 4 मान लेंगे, तो 3 को क्रॉस हो गया तो 1 स्टार का स्टेटस दे देंगे। यानी कि डबल वेटेज शैल बी प्रोवाइडेड टू कंप्यूट द 1 स्टार स्टेटस ओनली एंड फॉर सिलेक्टेड पीपल। 2, 3, 4, 5 स्टार के लिए ये फायदा नहीं है, ये सुविधा नहीं है। केवल 1 स्टार ग्रांट करने के लिए इन लोगों के जो एक्सपोर्ट है उसको डबल मान लिया जाएगा। क्या है ये लोग? माइक्रो और स्मॉल वाले लोग, जिनका ISO सर्टिफिकेशन है वो, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो एक्सपोर्टर हैं वो, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो व्यापारी हैं वो, और फल और सब्जी के व्यापारी जो हैं वो। इन सब व्यापारियों के लिए एक्सपोर्ट वैल्यू डबल ली जाएगी फॉर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, ये प्रिविलेजेस की लिस्ट है। कोई भी ऐसा जो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, मैं लाल रंग का करके लाया। एक इनका फायदा ये है कि ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली, एनुअल लिमिट ऑफ ₹1 करोड़ और 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग ईयर विच एवर इज लोअर। स्टेटस होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम एक्सक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी लिमिट ये है। ठीक है, और हाँ, अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जैसे वैक्सीन, लाइफ सेविंग ड्रग, तो फिर जो एनुअल लिमिट है शैल बी अप टू 8%। यहां पर जाकर देख रहे हैं आप, 2% ऑफ एवरेज एनुअल वैल्यू, यहां पर 8%। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या भेजना पड़ता है समझ गए आप? सैंपल भेजना पड़ता है कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जो मेन एक्सपोर्ट करेंगे, ऑर्डर की डिलीवरी करेंगे, उसमें तो समझ आता है सरकार हमसे ड्यूटी ले ले, लेकिन हम तो खाली सैंपल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार कह रही है इस पे भी हमें ड्यूटी दो, तो इसलिए वहां पर लिखा है कि ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये है मिसलेनियस प्रोविजंस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। अब हमारे साथ एक लिस्ट है जिसके अंदर कई प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं कि बहुत सारे प्रकार के सरकार ने मेजर्स लिए हैं। उन कुछ मेजर्स के बारे में अब हम बात करेंगे। इस मेजर्स के बाद हमारे को अलग अलग स्कीम्स पढ़नी है। आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो स्कीम्स हैं आइए उनको पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस प्रोविजंस जो हमारे पास है ना दोस्तों, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिसलेनियस प्रोविजंस सिर्फ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए नहीं है। मिसलेनियस प्रोविजंस जो हैं वो काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो नॉन एक्सपोर्टर यानी कि जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनके लिए भी हैं। हाँ, हमें अपने एग्जाम के लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि चैप्टर FTP का है। जैसे आप देखो, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, these are the things which are applicable for local manufacturers as well who are not exporting, but
आपको एग्जाम ओरिएंटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के बारे में ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको यहां पर नोटिंग करनी है। नाउ तो ये जो स्कीम्स हैं उनके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। सेकेंड इज क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट। ये ना हमारे देश में इस बात की कमिटी बनी है जहां पर वो ये चेक करेगी कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं। भाई जो फॉरेन बायर है या फॉरेन सप्लायर है, सोचो क्या कैसा होगा कि अगर हम बहुत बड़ा ऑर्डर या छोटा बड़ा चलो कैसा भी ऑर्डर हमने यूनाइटेड स्टेट्स भिजवाया और उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रही, तो बात सिर्फ उस एक्सपोर्टर की खराब नहीं होती, बात भारत की खराब होती है। तो कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट अगर है क्वालिटी को लेकर के, अनएथिकल कमर्शियल डीलिंग को लेकर के, नॉन सप्लाई, रॉन्ग सप्लाई, नॉन पेमेंट या डिलीवरी शेड्यूल आपने मीट नहीं करे, ये सब कुछ बातों का अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इस बात के लिए हमारे पास कमिटी है। नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सपोर्ट या तो बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, या फिर परमिशन के बाद कर सकते हैं, तो वो उसकी लिस्ट आइदर प्रोहिबिटेड की या फिर परमिटेड अंडर ऑथराइजेशन। ये है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम। जानते हैं क्या है? ये जरा मैं डिलीट कर दूं, बहुत सारे यहां पर ओपन हो गए। देखिए दोस्तों, जो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी आप एक जैसी नहीं लगा सकते। सारे आइटम पर एक जैसी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे लगा दोगे आप? तो हमारे पास एक टैरिफ मैनुअल होना चाहिए और गुड्स के क्लासिफिकेशन की लिस्ट होनी चाहिए कि रॉ प्लास्टिक और प्लास्टिक के टॉय सेम चीज नहीं है। वो होने को प्लास्टिक की फैमिली है, लेकिन रॉ प्लास्टिक और प्लास्टिक टॉय जब सेम चीज नहीं है तो कस्टम ड्यूटी का रेट भी सेम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर हमारे सामने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट पॉलिसी है और शेड्यूल 2 के अंदर एक्सपोर्ट पॉलिसी है। शेड्यूल 1 में आपको याद रखना है कि क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के अलग अलग कैटेगरीज, उनके गुड्स, उनके रेट बताए गए हैं। शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट की चीजें, एक्सपोर्ट के गुड्स, एक्सपोर्ट के रेट, एक्सपोर्ट का क्लासिफिकेशन बताया गया है। ये सब बातें आपको एग्जाम में डिटेल में तो क्या कभी कभी एमसीक्यू में हो सकता है वो पूछ ले। व्हाट इज स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज? सुना है आपने स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज? हमारे देश में स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज कई सारे हैं, उनके नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं, आपको देखकर अच्छा लगेगा। देखिए, पहले मैं नाम पढ़ाता हूं आपको। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, नेशनल फर्टिलाइजर, इंडियन रेयर अर्थ, नेशनल डेयरी, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप लोगों का तो पीएसयूज में अच्छा होल्ड होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये लोग क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं, यानी कि ये सरकार की तरफ से सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करते हैं। यूं समझ लीजिए कि जब किसी जमाने में प्राइवेट प्लेयर्स एक्सपोर्ट में नहीं रहे होंगे तब इनकी स्थापना की गई होगी ताकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, इसलिए इनका नाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। दे परचेज एंड दे सेल, ठीक है। चलिए, दे ऑब्वियसली गेट सम प्रिविलेजेस। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मैंडेटरी है, लेकिन जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करते हैं तो एक प्यारा से कलरफुल प्रिंट आउट में पीडीएफ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको अलॉट हो जाता है। जब आप कोड देखते हैं कि हमारा कोड क्या है तो वो वही पेन नंबर ही वहां छपा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहने लगे कि जी हमारे पास पेन नंबर है तो हमें कोड खरीदने की क्या जरूरत है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना ही पड़ेगा। बस ये बाई चांस सरकार का कुछ ऐसा नियम है कि जो पेन नंबर है वही आईईसी मान लिया जाता है, सेम नंबर वहां पर आपको प्रिंट दिखाई देगा। 10 कैरेक्टर्स का है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, मैंडेटरी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, सेम एज पेन होता है, ठीक है। और हर साल आपको अपनी डिटेल अपनी प्रोफाइल में अपडेट करनी होती है, वरना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है एग्जाम के लिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिर्फ डॉक्यूमेंट पूछे तब भी यही क्वेश्चन लिखना है,
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पूछे तब भी यही क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए जो 3 कागज है वो क्या है? बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, पोस्टल रिसीट यानी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखो जो डिफरेंस है दोनों में बस तीसरे नंबर में है। ये देखें आप, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो तीसरा कागज है बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो तीसरा कागज है बिल ऑफ एंट्री। ये डिफरेंस है बस। चलिए अब है पीनल एक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ एन एंटिटी इन डिनाइड एंटिटी लिस्ट। ये क्या होता है सर? अगर आपसे कोई अपराध हो गया, जैसे आपको किसी चीज के लिए ऑथराइजेशन दिया गया तो उसके साथ कंडीशन अटैच होती हैं, आपने नहीं फॉलो करी, आपने एक्सपोर्ट जितना करना चाहिए था आपने नहीं करा, जितना फीस या डिपॉजिट या डिमांड कट नोटिस के बाद ड्यूटी आपने पे करनी थी वो नहीं करी, तो फिर आपको डिनाइड एंटिटी की लिस्ट में डाला जा सकता है। डिनाइड एंटिटी की लिस्ट क्या होती है कि कोई नया लाइसेंस आपके नाम पर इशू नहीं होगा, किसी नई स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, कोई नया बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, राइट। हाँ, आप अपील कर देंगे तो 60 दिनों के लिए इस पर होल्ड कर दिया जाएगा और पहले अपील फाइनल होगी और उसके बाद मामला सुलझेगा। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में मैं पहले एक बार आपको एक बात बता दूं कि इंपोर्ट हमेशा कंजम्पशन के लिए नहीं होता। कई बार इंपोर्ट सिर्फ सैंपल के लिए होता है। जैसे सपोज करिए कि हम एक्सपोर्टर हैं, हम वो अमेरिका में बैठा हमारा कस्टमर हमसे कह रहा है कि हमें वो चाहिए, कोई शो पीस चाहिए, कोई ग्लास वेयर, आर्ट वेयर, कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम चाहिए। हमने कहा थोड़ा आइडिया दे सकते हो आप कैसा चाहिए, तो वो हमें सैंपल भेज सकता है ना। तो हमने वो सैंपल इंपोर्ट करा, अब सरकार कह रही है इस पर ड्यूटी दो। हम कह रहे भाई ये सैंपल है, ऐसा माल बनाकर हमें अमेरिका भेजना है, सरकार मानो तुम। तो वो हो सकता है। इंपोर्ट रॉ मटेरियल का हो सकता है जिसको हम अपने फैक्ट्री में यूज करके माल एक्सपोर्ट करेंगे, हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों दें। ये इंपोर्ट गिफ्ट्स का हो सकता है, पर्सनल या बिजनेस किसी भी रिलेशन में सामने से गिफ्ट आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। तो इंपोर्ट को लेकर कुछ खास चीजें यहां पर हैं, वो जरा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल यूजर कंडीशन क्या होता है? एक्चुअल यूजर कंडीशन होता है कि अगर आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि आप इसे यूज करेंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर याद रखना है कि आप ही इसको यूज करेंगे, ये किसी और को ट्रांसफर मत होने दीजिएगा। सैंपल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सैंपल की लिमिट रट लीजिए, 3 लाख रुपीस तक का सैंपल आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है नीचे। ये समझ लो कि जो भी चीजें लाल रंग की हैं पीडीएफ में, वो बस बिल्कुल अलर्ट हो जाना है तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट देखो, लाइफ सेविंग दवाइयां, ड्रग्स, मेडिसिन और राखी। लेकिन राखी के गिफ्ट नहीं, पता चल राखी में प्लाज्मा टीवी आ रहा विदेश से। ये सब कुछ आप बिना ड्यूटी दिए मंगवा सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। इंपोर्ट थ्रू पैसेंजर बैगेज। पैसेंजर बैगेज में अंदर यहां पर जो भी लिखा है वो ये लिखा है कि एक तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स यानी कि यूज्ड सामान आप ला सकते हैं बिना ड्यूटी दिए हुए, एक लैपटॉप आप ला सकते हैं बिना ड्यूटी दिए हुए, बाकी 50,000 रुपए का जनरल फ्री अलाउंस आपको मिलता है। ये सारे रूल आपको बैगेज वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, यहां पर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, री इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिपेयर्ड अब्रॉड। भाई हमने कोई सामान मान लीजिए विदेश में भेजा, इसलिए क्योंकि हमने वहां से खरीदा था या फिर उसका पार्ट विदेश में मिलता है तो हमने रिपेयर के लिए भेज दिया। अब वो वहां से रिपेयर होके वापस आ रहा है तो सरकार कह रही ड्यूटी दो। तो जितना वैल्यू एडिशन होगा बस उस पर ड्यूटी देनी है। कोई पार्ट खराब हो गया था वो हटा के दूसरा लगा दिया तो काहे की ड्यूटी भाई साहब, समझे सर आप। रिपेयर जब तक ऐसे तो पता है, तुम ऐसे याद कर सकते हो कि रिपेयर जब तक रेवेन्यू एक्सपेंस है, जब तक वैल्यू एडिशन नहीं है तब तक ड्यूटी फ्री है। अगर उसकी वैल्यू में एडिशन हो जाता है तो टैक्सेबल है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट्स अब्रॉड हैं, मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कोई विदेश के अंदर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है और हम प्रोजेक्ट कंपनी है L&T है, हमने वहाँ पर पुल बनाया, हमारे कैपिटल गुड्स वहाँ यूज़ हुए,
अब हमारा काम वहाँ पूरा हो गया, अब हम उसे वापस ला रहे हैं, तो आप ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल वहाँ पर यूज़ होना चाहिए। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ प्रोटोटाइप, आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप होता है वही मॉडल, सैंपल। इंपोर्ट ऑफ मेटालिक वेस्ट एंड स्क्रैप, भाई जो मेटालिक वेस्ट और स्क्रैप है, अगर आपको उसको यहाँ पर यूज़ करना है तो आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्क्रैप वेस्ट और SEZ, ये आपको ध्यान रखना है। आपका SEZ है, यहाँ पर कोई स्क्रैप तैयार हुआ, बच गया मतलब प्रोसेस में, और आप उसे ड्यूटी फ्री वो क्या कहते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ले जाएंगे DT में, तो उस पर ड्यूटी लगेगी। ठीक है, वो माफ नहीं है। फिर उसके बाद अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट, बस एक तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसमें कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्ड स्पीशी फॉर वाइल्ड फौना फ्लोरा, ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये मुझे नहीं लगता कि आपको स्किप करना चाहिए, बाकी आप ये पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं। ये एक अच्छी टेबल है, इंपोर्ट पॉलिसी फॉर सेकेंड हैंड गुड्स। हमारे देश में बहुत बड़ा कारोबार है सेकेंड हैंड गुड्स का। सेकेंड हैंड गुड्स का जो बाजार है उसमें कैसे इंपोर्ट होंगे, देखिए सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, AC, डीजल जनरेटिंग सेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, रिकंडीशन, तो जो भी आइटम टेबल में लिखे हैं इसको आप पढ़िएगा। टेबल के आगे ये लिखा हुआ है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है या फ्री है। अब जैसे रिफर्बिश्ड कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के आगे रेस्ट्रिक्टेड लिखा है तो परमिशन के बाद इंपोर्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेयर पार्ट जो हैं उसके लिए फ्री लिखा है तो वो फ्री हो जाएंगे इंपोर्ट। तो ऑल अदर कैपिटल गुड्स भी फ्री हैं। अदर देन कैपिटल गुड्स जो हैं, अदर देन कैपिटल गुड्स में यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर लिखा है केवल रिपेयर के लिए गए जो चीज़ें हैं वो आप मंगाएंगे तो वो फ्री है, बाकी सब रेस्ट्रिक्टेड है। थोड़ा सा आपको देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ पर भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं ना, वो ज़्यादातर फ्री हैं। सिर्फ रिपेयर के लिए माल गया और वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड हैंड इसलिए क्योंकि भाई जब हमने मशीन मंगाई तो फ्रेश थी, हमने मशीन वहाँ विदेश में भेज दी, रिपेयर के लिए हमने यहाँ पर मंगा ली, या रिपेयर के लिए हमने वहाँ पर भेज दी, ठीक होके हमने मंगा ली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कैपिटल नेचर का आइटम मंगाएंगे, चाहे फ्रेश, चाहे वैल्यू एडेड, चाहे सेकेंड हैंड, तो उस पर हमें परमिशन की आवश्यकता है, स्पेयर पार्ट में नहीं है। चलिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, इसमें तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट जनरली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन है, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू आइटम दी एक्सपोर्ट इज फ्री। ठीक है। अच्छा, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर कौन होता है? अरे सर, कई बारी क्या होता है कि ऑर्डर तो कोई एक्सपोर्टर ले आया और माल खुद बनाता नहीं, तो वो किसी दूसरे से माल बनवाता है, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग एक्सपोर्टर। उसको भी ये परमिशन है कि वो बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मींस मेड बाय एन एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर। वही जो मैं आपको बता रहा था, जहां पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो विदेशी कस्टमर, एक देसी सेलर, और ये सेलर खुद माल बना रही रहा, दूसरे से बनवा रहा है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि शिपिंग बिल शैल इंडिकेट नेम ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर, लेकिन बैंक रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म, एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इनवॉइस इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर, ये कंडीशन बिल्कुल पी जाइए आप। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल में दोनों का नाम होगा, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट में, ऑर्डर फॉर्म में, सेल्फ डिक्लेरेशन में, इनवॉइस में केवल थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर का नाम होगा। इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी है, मैंने यहां रख दिया है। ठीक है। अब आप एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल कर सकते हैं बिना लिमिट। जैसे आपने देखा कि इंपोर्ट ऑफ सैंपल की तो लिमिट थी 3 लाख रुपए, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सैंपल की लिमिट नहीं है। जो गिफ्ट है वो आप विदाउट ऑथराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। कितने रुपए का? नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख। एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर बैगेज, जो पैसेंजर बैगेज है वही है कि भाई जो पर्सनल बैगेज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कई लोग विदेश के भारत में रहते हैं तो वो चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब वो यहाँ से विदेश में जा रहे हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट कैलकुलेट कर लोगे आप।
ठीक है, इसलिए जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है बस वो नहीं जाएंगे, बाकी एक्सपोर्ट बैगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैंपल जा सकते हैं। इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया था, जब आप इंपोर्ट करते हो इसलिए कि आपको एक्सपोर्ट करना है आफ्टर डूइंग प्रोसेसिंग, तो वो इंपोर्ट अलाउड होता है। अगर आपने उस इंपोर्ट पर ड्यूटी पे करी है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको लग रहा हो कि मैं सिर्फ बोल देता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर क्वेश्चन आता है। अगर आपने इंपोर्ट करा और ड्यूटी दी और फिर आपने एक्सपोर्ट करा, तो ये ड्यूटी का आप पे बैक ले लीजिए, ड्रॉबैक ले लीजिए, रिफंड ले लीजिए। अगर आपने ड्यूटी दी ही नहीं तो फिर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करनी पड़ेगी, एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, कैपिटल गुड्स स्कीम, अभी आप पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक है, इसको आप रेफर टू स्कीम्स कर लीजिए, यहां से भी पढ़ सकते हैं और स्कीम से भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज है दोनों में। पेमेंट एंड रिसीट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो भी दोस्तों फॉरेन करेंसी है, अगर आपका एक्सपोर्ट है तो वो रियलाइज्ड जो है, वो चाहे रुपये में रियलाइज हो चाहे फॉरेन करेंसी में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंडियन रुपये में भी रियलाइज हो सकता है, ये बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपको याद रखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट में से जो इंपोर्ट की पेमेंट है वो तो सामने वाला कोई रुपया में लेगा नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट की पेमेंट चाहे फॉरेन करेंसी में रियलाइज हो चाहे इंडियन रुपीज में रियलाइज हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, हाँ, अगर एक्सपोर्टर पैसे रिकवर नहीं कर पाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए टाइम में पैसे रिकवर नहीं कर पाया, यानी कि रियलाइज नहीं हो पाए पैसे, इसने एक्सपोर्ट करा और पैसे नहीं आए, हम स्मगलिंग मान लेंगे इसको। मतलब उतनी बड़ी चीज तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपके जो बेनिफिट और इंसेंटिव आपको मिले हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी क्या होती है? वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट की है हमारे देश में, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, एग्जिम बैंक है, ये सब है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये क्या होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? देखो, हमारे देश में हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यानी कि फर्नीचर, लेदर, गारमेंट, सबके ग्रुप्स समझ लो आप भाई। जैसे लेदर एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी एक एसोसिएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक उनका ग्रुप समझ लो जो उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है, ये वो काउंसिल है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज इशू करते हैं, आप इसके मेंबर बन गए तो इसका मतलब आप एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड हो गए। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये तो बहुत पुराना रूल है, मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहे हैं। जैसे आप सेलम की हल्दी, तमिलनाडु के शहर में सेलम में हल्दी आप बनाते हैं और वो हल्दी आप ब्रिटिश टेरिटरी को बेच देते हैं, सपोज आपने यूके या ऑस्ट्रेलिया को बेचा, तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सेलम की है, आपको कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखा है कि अप्रूव्ड एक्सपोर्टर को ये परमिशन है कि वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, और उससे आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जिन देशों में भी भारत से आने वाले माल को प्रेफरेंस मिलती है वो मिल जाएगी। जैसे आपका माल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुंचा, मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम के तट पर पहुंचा, मान लो कोस्टल पॉइंट पर पहुंचा, कस्टम बैरियर पे पहुंचा, तो वहां की जो डिक्लेरेशन आपने दे रखी होगी ये इंडियन गुड्स है, तो वहां के लोग मान लेंगे कि ये इंडियन गुड्स है। ठीक है, इंडियन कस्टम की सील तो वहां पर वैसे होगी भी। हाँ, ये मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके एग्जाम में एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ज्यादा कीमती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम आप स्किप नहीं कर सकते। आपको हो सकता है कि अब तक का कंटेंट और आगे आने वाले कंटेंट में लगातार सुनते सुनते बोरिंग हो गया हो, लेकिन दोस्तों हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंप्लीट करनी है आज ही। मैं क्लास में कवर करा रहा हूं, आपको घर पर कवर करनी है। मेरी 1-2 घंटे की क्लास के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूरी पी जानी है। मेरे 50 क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर रख रखे हैं और लगभग 40-45 पेज हैं, ये देखता हूं मैं एग्जैक्ट कितने पेज हैं। अच्छा, इसमें ऊपर नहीं लिखा हुआ, जितने भी 40-45 पेज हैं, ये आपको ठीक तरीके से पढ़कर जाना है। एक एक शब्द पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है, एक एक शब्द। लेकिन मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन करने, तो जब तुम दोस्तों क्वेश्चन करने बैठोगे तो तुम देखना 90% क्वेश्चन इस टॉपिक से, 90% क्वेश्चन। स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं,
एक एक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को आइए आगे बढ़ाते हैं। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि हर स्कीम में एक ना एक यूनिक पंच है। जैसे किसी स्कीम में बताया जाएगा कि जितने रुपए के आपने फ्री इंपोर्ट कर लिए हैं उसका इतने गुना आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। किसी में लिखा है कि जितने रुपए का इंपोर्ट आपने कर लिया उसमें 15% वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो पंच याद रखना है आपने। मेजॉरिटी क्वेश्चंस उसी से बनते हैं आज तक, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम पैटर्न फॉलो होगा आगे, लेकिन कम से कम जो पैटर्न फॉलो होता आया है, एक एक चीज 4-4 बार आ चुकी है, तो कम से कम वो तो कर ही लेना भाई। आप पूरा पढ़ के जाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो मैं समझा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप पूरी पढ़िएगा, लेकिन देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ने का काम ज्यादा लटकाना नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपको अगले हफ्ते तक पूरा कर लेना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और कस्टम का प्रैक्टिकल थ्योरी जो भी अपलोड होना है। आपको पता होगा कि एक क्लास आपकी सैटरडे इवनिंग है, एक क्लास आपकी संडे इवनिंग है। तो सैटरडे इवनिंग में आज आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं, कल आप कस्टम पढ़ेंगे, तो ये 2 दिनों का सब कुछ आपने देखो जल्दी से फर्निश कर लेना है, तभी आप अगले हफ्ते जीएसटी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये ड्यूटी की जो स्कीम्स हैं वो अलग अलग प्रकार की कैसे हैं, जरा वो एक बार समझ लीजिए कि ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम जो है, यहां पर ड्यूटी माफ है। यहां पर ड्यूटी माफ है का मतलब क्या है कि यहां पर आपको पेमेंट ही नहीं करनी, नो पेमेंट या जीरो पेमेंट। रेमिशन स्कीम क्या होती है, आप पे करते हैं और उसके बाद क्लेम बैक कर लेते हैं। ये दोनों में फर्क समझे आप। पहले में आप पे ही नहीं करते, दूसरे में आप पे करते हैं और फिर क्लेम बैक कर लेते हैं। ये अदर्स हैं, इनका अपना अपना कुछ यूनिकनेस है। SEZ हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कवर नहीं करेंगे क्योंकि SEZ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अब है भी नहीं। आप इंस्टीट्यूट की किताब चेक करिए, SEZ के लिए अलग चैप्टर है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर SEZ को अब नहीं रखा गया है इन योर CMA फाइनल IDT। चलिए, अब हम पढ़ते हैं। ये तो एक फ्लो चार्ट है, वही जो ऊपर आपने देखा उसकी डिटेल यहां पर फिर से है। अब हम पहली स्कीम पढ़ रहे हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या कहती है कि आप इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट करके आप कोई इंपोर्ट ड्यूटी मत दीजिए अपने इनपुट्स पर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट को क्या कहते हैं उसे एडिशन करके, वैल्यू एडिशन करके आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ये जो आप वैल्यू एडिशन करेंगे वो वैल्यू एडिशन मैं आपको दिखाता हूं। ये 90 दिन के अंदर आपको अपनी ओब्लिगेशन जो है वो पूरी करनी है। 90 डेज के अंदर आपको अपनी एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन पूरी करनी है, वरना एडवांस ऑथराइजेशन का जो आपको पेमेंट माफ हुआ है वो सब माफ नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले आपको जरा वो दिखा दूं। हाँ, ये है वैल्यू एडिशन, ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यू एडिशन जो है वो वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट होता है, A - B डिवाइडेड बाई B इंटू 100। जो A है वो है एक्सपोर्ट वैल्यू और जो B है वो इनपुट्स हैं, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट। जितना वैल्यू एडिशन करा वो कम से कम 15% होना चाहिए। ये की फैक्ट्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बिना एडवांस ऑथराइजेशन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत थ्योरी तो ऊपर नीचे सब लिखी रहती है यार, उसका कोई क्या कर सकता है। बड़ी बात समझिए। आपको क्या समझा आपने, फ्री में माल आएगा, उसका 15% वैल्यू एडिशन करना है और उतना एक्सपोर्ट करना है 90 दिनों के अंदर। क्या ये स्कीम सबको मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए एंटाइटलमेंट की लिमिट है भाई। जैसे आपने एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम का मतलब तो समझ लिया, तो क्या कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं फ्री में? अरे आदमी उतना ही तो इंपोर्ट करेगा जितना उसको इस्तेमाल के लिए जरूरी होगा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पड़ोसी दोस्त जो हैं वो कह रहे हो तुझे ऑथराइजेशन मिल गई है, तू हमारे लिए भी फ्री मंगा ले। या आप सोचिए किसी को चाहिए 100 यूनिट और वो मंगा रहा है 50,000 यूनिट। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको उसके नाम पर मंगाने लगे। इसलिए इसका एक लिमिट है। लिमिट क्या है देखिए, आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं फ्री, ड्यूटी फ्री? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, या फिर पिछले साल जितना आपने एक्सपोर्ट करा था उसका 3 टाइम्स, मतलब 300%। 1 करोड़ रुपए, मान लीजिए पिछले साल आपने एक्सपोर्ट करा था 2 करोड़,
तो 2 करोड़ का 3 गुना 6 करोड़, 6 करोड़ या 1 करोड़, विच एवर इज हायर, 6 करोड़। तो 6 करोड़ तक आप ड्यूटी फ्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये आप नहीं भूल सकते। बाकी तो अब देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है 15% के ऊपर, 7 नंबर का पेपर में आ चुका है। हाँ जी, अब हम आते हैं इस पर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन पर। ये वाली स्कीम जो DFIA है, इसमें भी वही काम होता है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन का परसेंटेज अलग है। ये सरकार की दूसरी स्कीम है। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन बना रखा है, आप नीचे क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों है, कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम दोनों एक जैसी हैं। तो जब दोनों एक जैसी हैं तो फिर इनमें सिमिलैरिटी क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मैंने नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देखिएगा, लगभग सिमिलर आपको दिखाई देगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इज इशूड टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ आइटम, राइट। फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आइटम करके फिर आप क्या करेंगे, आप इंपोर्ट ड्यूटी तो एग्जेम्प्ट हो गई आपकी। हाँ, अब आप क्या करेंगे, देखिए, आप इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे 20% का, वैल्यू एडिशन करेंगे 20% का, और आपको 12 महीने के अंदर अंदर ये एक्सपोर्ट करना होता है। क्लियर हो गई जी बात। अच्छा, मैं एक SION भी समझा देता हूं, कभी कई बच्चों को पता नहीं होता है। ये देखो, SION पहले भी आया था ना, यहां पर देखो SION, ये आपको एडवांस ऑथराइजेशन में भी दिख रहा है और DFIA में भी दिख रहा है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में भी आपको SION दिख रहा है। यहां पर कहां गया SION, हाँ, SION होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। जैसे आप सरकार से कह रहे हो कि हमको ना 100 किलो रॉ मटेरियल मंगाना है क्योंकि हमें माल बनाना है। सरकार पूछेगी कितना माल बनाना है, तो हम बताएंगे हमें फलाने इतने किलो बनाना है। तो आपकी एक्सपोर्ट एस्टिमेट जितना है, आपके आउटपुट का एस्टिमेट जितना है, उसी आउटपुट के रेशो में तो इनपुट आप मंगाओगे। लिमिट तो चलो आपने समझ ली, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए लॉजिकली कि आप माल बना रहे हो 2 किलो, तो आप 100 किलो रॉ मटेरियल किस बात का मंगा रहे हो भाई। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा था मैं कि आप क्वांटिटी आपके आउटपुट की जितनी है एस्टिमेट, उतना ही आप इनपुट मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। ठीक है, चलिए अब आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। कॉमन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA, ये तो सिमिलैरिटीज हैं। और अब एग्जामिनर आपसे हो सकता है इनका डिफरेंस भी पूछे कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस और कॉमन दोनों मैंने नीचे क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप जरूर पढ़िएगा। अब ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ड्यूटी रेमिशन स्कीम में क्या होता है पहले आप बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि आपने ड्यूटी दे दी, माल आपने मंगा लिया, फिर उसके बाद वो ड्यूटी आप वापस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो ये वाला जो टॉपिक है ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सेपरेट चैप्टर में याद रखिएगा, यहां से इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। यहां आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो रेमिशन है वो अलग चैप्टर है एक रेमिशन का, आपको बता दूं, आपके कस्टम में ही रेमिशन अलग से है। चलिए अब है EPCG स्कीम। ये क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। व्हाट इज EPCG? इस EPCG स्कीम के अंतर्गत आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी या जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, और आप कस्टम ड्यूटी नहीं देते। जैसे वहां पर इनपुट मंगाया था, यहां पर कैपिटल गुड्स मंगा लिया। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ओब्लिगेशन है एक्सपोर्ट करने की। कितने रुपए का एक्सपोर्ट करना है, अभी आपके सामने चार्ट आएगा, देखिए। 2 प्रकार की एक्सपोर्ट ओब्लिगेशंस हैं आपकी। पहला एवरेज एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन और दूसरा स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन, और ये दोनों फुलफिल करनी है, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, जितने भी पन्नों की मेरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर कई बातें ऐसी हैं जो मैं खुद नहीं चाहता कि आप पढ़कर जाएं, लेकिन मैं उन्हें काट नहीं सकता, कतई नहीं।
इसलिए मेरा सुझाव ये है कि पहले मेरे 50-52 जो क्वेश्चंस हैं, 55 सवाल हैं, जितने भी हैं, 50 प्लस समथिंग है, देख लेंगे अभी, उनको आप लोग सॉल्व करके जाइए। और बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सीएमए फाइनल हैं, ठीक है। कागज हमेशा आपसे हल्का ही होता है, आप कागज से हमेशा भारी रहते हैं। जब आप उन 50 प्रश्नों को कर लेंगे, कई बार सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको देखेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जब आप ये कॉन्सेप्ट रीड करने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यही तो था वो कॉन्सेप्ट, ओ आई सी। तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखें। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है कि पिछले 3 साल में जितना माल आपने एक्सपोर्ट करा है उसका एवरेज अगले साल भी करना है। और दूसरी बात, जितनी आपने ड्यूटी बचाई है, यानी कि ड्यूटी आपने पे करनी चाहिए थी लेकिन आपने करी नहीं, उसका 6 गुना आपको एक्सपोर्ट करना है। ये दोनों रूल फॉलो करने चाहिए आपको। पिछले 3 साल में जो आपने एक्सपोर्ट करा उसका एवरेज प्लस जितनी आपने ड्यूटी बचाई उसका 6 गुना, ठीक है, वो आपने ड्यूटी सेव करनी है। अच्छा, इंडिजिनस सोर्सिंग है तो 4.5 गुना, ठीक है। यहां पर ये देख लीजिए कि अगर आपने 75% ये वाली पूरी कर दी है और एवरेज वाली 100% पूरी कर दी है, राइट, मतलब अपने टोटल टेन्योर में, तो भी ठीक है, तो भी आप इंसेंटिवाइज हो जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कहने का है कि इसमें तो 25% का डिस्काउंट हो सकता है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक नई स्कीम है, पहले तो ये ध्यान रखें आप, इट्स अ न्यू स्कीम। आप में से किसी बच्चे ने अगर पहले कभी पढ़ रखा हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो उसको पता होगा, एक MEIS करके स्कीम होती थी। MEIS स्कीम जब खत्म हुई, MEIS और SEIS ये 2 स्कीम होती थी, अब ये दोनों ही जिंदा नहीं है भारत में। तो MEIS करके जो स्कीम होती थी उसकी जगह अभी आई है ये RODTEP, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह RODTEP। तो एक तो इसका फुल फॉर्म याद कर लें आप, यहां पर आगे कहीं होगा, ये रहा, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होना है, रेमिशन, जो ड्यूटी आपने दे दी वो वापस कर दी जाएगी। अच्छा, ये बेनिफिट्स तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव ठीक है, अच्छी बातें हैं। हाँ, ये ध्यान से देखेंगे आप, RODTE सपोर्ट का मतलब क्या है, आपने जितने रुपए का माल एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट करते समय आपको कठिनाई आई क्योंकि हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो शायद सिंगापुर में या शायद यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता हो। तो भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी को सेट ऑफ करने के लिए आपको ये इंसेंटिव देती है। RODTEP के क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितने % पैसा हम आपको देंगे इंसेंटिव के रूप में, और वो परसेंटेज किसका कैलकुलेट होगा। यहां पर क्या लिखा है देखिए, RODTE support will be available to eligible exporter at a notified rate, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एज अ परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू, मतलब जितने रुपए का आपने एक्सपोर्ट करा है उतने का। ये बात क्लियर हो गई। अब जो आप परसेंटेज निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने RODTEP 3% क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन है नीचे मैं दिखा दूंगा, तो 3% किसका निकालना है, FOB वैल्यू ऑफ द गुड्स या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, इसके ऊपर वो निकाला जाएगा। ठीक है, बाकी तो देखो दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, मैं बहुत दिल से चाहता था कि मैं कट कर दूं सारे पॉइंट्स की, बहुत छोटी समरी और बना दूं और छोटी कर दूं। कलेश ये हो रहा है कि बच्चे हो रहे हैं फेल। आप पढ़ के इतना जाती हैं, वो इतना सही रह जाता है पेपर में। आप पढ़ के तो पूरा जाइए, खास खास चीजें जो मैंने समझाई उनको नहीं भूलना है। 50 क्वेश्चन कम से कम 3 बार कर डालने हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक से बाहर आज तक नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बैंक को मैंने थोड़ी बनाया, मैं लेखक थोड़ी हूँ। पुराने पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, इधर उधर के क्वेश्चन और ये इंस्टीट्यूट की किताब के क्वेश्चन बस सब वही है, उससे बाहर कभी पेपर बनता नहीं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। हटता क्यों नहीं पता नहीं, खैर
ये जो RODTEP ओल्ड स्कीम है, और ये मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, ये न्यू स्कीम है भाई, ये न्यू स्कीम है और ये ओल्ड स्कीम है। ठीक है, तो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये WTO के हिसाब से और ये WTO के हिसाब से नहीं है, तो हम WTO कंप्लाइंट हो गए। ये 24 महीने का वैलिडिटी पीरियड भी आप लोग याद कर लीजिए। 100% EOU क्या होता है, एक चार्ट के माध्यम से आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहली बात आप समझें, आप अगर EOU हैं या EHTP हैं या BTP हैं या STP हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और आप सारा माल अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो भी आप इंपोर्ट करेंगे उस पर ड्यूटी नहीं देनी, और जो भारत के अंदर से माल खरीदेंगे उस पर IGST देना है, लेकिन रिफंड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इंपोर्ट ड्यूटी तो पे करनी ही नहीं है, लेकिन जो लोकल सामान खरीदेंगे, भारतीय सामान खरीदेंगे, उस पर IGST देना है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, रिफंड। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। अरे मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ, 50 सवाल हैं इसके अंदर, उसको करके देखिएगा, पन्ने पलट के देखिएगा, ये चिंता मत करिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले ये लेक्चर पूरा सुनिए और उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ये ध्यान रखना है, केवल मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग ही कवर्ड हैं EOU स्कीम में। ठीक है, और हाँ, पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होनी चाहिए, आपका एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। पता चला इंपोर्ट से कम पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सेल टू DTA ये क्या होता है भाई, अगर आप कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और आप मान लीजिए लोकल एरिया में माल बेचेंगे, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में माल बेचेंगे, तो वो भारत के लिए इंपोर्ट मान लिया जाएगा, लेकिन अप टू 50% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ कंसेशनल ड्यूटी, आप इंडियन मार्केट में भी भेज सकते हैं। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें आपको 2 लिस्ट याद करनी है, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। ये बहुत कीमती क्वेश्चन बनता है, मैं हैरान हूं इंस्टीट्यूट पूछ क्यों नहीं रहा। डीम्ड एक्सपोर्ट आप समझते हैं, आप भारत के लोकल एरिया में हैं और आपने SEZ को माल सप्लाई कर दिया, ये डीम्ड इंपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट है। आप भारत के डोमेस्टिक एरिया में हैं, आपने SEZ से माल खरीद लिया, ये डीम्ड इंपोर्ट है। लेकिन सिर्फ ये 2 ही डीम्ड इंपोर्ट या डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं होते, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, ये द फॉलोइंग सप्लाई कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, ये, और किनको डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे, मैन्युफैक्चरर के केस में, और किस में, कॉन्ट्रैक्टर के केस में। बाकी आप ये लिख दीजिए, बाकी डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, ये उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये देखिए आप क्वेश्चन आंसर बैंक दोस्तों, ये 30 अगस्त 2024 तक मैंने अपडेट कर दिया, इसका फायदा उठाइए, इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि सारे सवाल जवाब कम से कम 2 बार आप कर जाएं। कंफ्यूजन आएगा, डाउट आएगा, तो आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्वेश्चन सारे करने हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया तो नोटबुक पे लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ये नहीं समझ आया, अपनी कॉपी पूरी बना लेनी है। मैं यकीन से कह सकता हूं जब आप आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे आपके सारे डाउट्स पूरे हो चुके होंगे। तो मैं क्लास क्लोज करने से पहले आपको बता दूं कि पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, रीडिंग बाद में करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देन रीडिंग, क्लियर हो गई बात? ऑल राइट, कल हम मिलेंगे। आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अलावा मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और कवर करना चाहिए। मैं बहुत सिस्टमैटिकली सोच के ये डिसाइड किया मैंने कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ही हम एक डे में देंगे। कल आप पढ़ेंगे कस्टम के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको कल, सिर्फ और सिर्फ कस्टम के प्रैक्टिकल, यानी कि लगभग 15 पेज के मेरे नोट्स हैं कस्टम के प्रैक्टिकल के। यानी कि अगर 15 पन्नों के जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं, विशेष नोट्स हैं, वो बहुत प्यारे आपको लगेंगे। वो 15 पन्नों के अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो कस्टम का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सकें। वादा रहा मेरा आपसे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।